जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं और डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूं तो डिफेंस से जुड़ी बहुत ज़्यादा अपडेट आज है नहीं, क्योंकि पूरा ध्यान जो है इस वक्त इजराइल, ईरान, अमेरिका या फिर तालिबान पाकिस्तान के बीच जो जंग चल रही है, पूरी मीडिया कवरेज उसी पर हो रही है। लेकिन जिस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान ईरान और इजराइल की जंग पर था, उसी बीच असम राइफल को लेकर कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया। ये फैसला क्या है वो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, क्योंकि ये फैसला काफी कुछ बयान करता है। और ये फैसला जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट ने सुनाया है। दरअसल गुवाहाटी हाई कोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि जिस अभ्यर्थी ने यानी जिस ट्रेनी ने ना तो अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो और ना ही असम राइफल के अधिनियम 2006 के तहत औपचारिक रूप से बल का सदस्य बना हो, यानी कि कसम प्लेट ली हो, खाई हो, उसे सेवा में पुनः बहाली का अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी कि अगर आपकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, आपने कसम प्लेट नहीं खाई है, तो आपको फिर सेवा में नहीं लिया जा सकता है अगर आप बीच में छोड़कर चले जाते हैं। विशेषकर तब जब आप स्वयं लिखित आवेदन और शपथ पत्र देकर सेवा से मुक्ति होने का अनुरोध करते हो। इसका मतलब यह है कि आपने खुद जो है वॉलंटियर रिटायरमेंट ली कि मैं अब असम राइफल में नौकरी नहीं करना चाहता, लेकिन आप फिर कोर्ट में जाकर दरवाजा खटखटाएं कि मुझे असम राइफल में फिर से ज्वाइनिंग चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये फैसला जस्टिस उन्नी कृष्णन नायर और जस्टिस यारेजन जुंगला लोंग कुमेर की खंडपीठ ने सुनाया है। अभ्यर्थी की अपील जो है उसे खारिज किया गया है। मामले के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा असम राइफल में सिपाही यानी कि जीडी पद के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुआ, उसे अस्थायी नियुक्ति आदेश मिला। अंतिम चयन और चिकित्सीय परीक्षण के बाद उसे नियुक्ति पत्र दे दिया गया और प्रशिक्षण केंद्र में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया। लगभग 12 माह 16 दिन तक प्रशिक्षण लेने के बाद अभ्यर्थी ने स्वयं के अनुरोध पर उसे मुक्त करने का प्रमाण पत्र जारी किया। बाद में असम राइफल नियम 2010 के तहत औपचारिक रूप से सेवा से मुक्त करने के आदेश पारित कर दिए गए। इसके पश्चात उसने पुनः बहाली के लिए कई अभ्यावेदन दिए, ये कहते हुए कि उसने मेडिकल लीव के लिए आवेदन करने की समझ में कागजातों पर हस्ताक्षर किए, जो उसे भ्रमित किया गया। उसकी मांग अस्वीकार करते हुए हाईकोर्ट उसकी मांग अस्वीकार होने पर उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसे एकल पीठ ने कहते हुए खारिज कर दिया कि उसने प्रशिक्षण पूरा ही नहीं किया और ये अधिनियम 2006 के तहत बल का विधिवत सदस्य नहीं बना था। साथ ही ये भी पाया गया कि उसने नोटरी के समक्ष स्वेच्छा से आवेदन और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो भाइयों, ऐसा मत करिए। नौकरियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं, सरकारी नौकरियां, और अगर आपके पास असम राइफल जैसी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी नौकरी लगी है, फिर आप छोड़कर चले जाएं, फिर कहें कि ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो आज वो वक्त नहीं है। आज फिल इन द ब्लैंक्स रहता ही नहीं है। अगर आप जगह खाली करेंगे, कोई ना कोई इसे भरने के लिए आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात अग्निवीरों की। भारतीय सेना में अग्निवीरों के लिए 46,000 रिक्त पद हैं, नौकरियां निकली हैं, वैकेंसी निकली हैं। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने देश सेवा करनी है, 4 साल बाद आप 12 लाख लेकर घर आना चाहते हैं, उसके बाद आप सीएपीएफ में जाना चाहते हैं, तो आप अग्निवीर के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि फिलहाल मोदी सरकार की तरफ से कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है जहां पर मैं ये कहूं कि अग्निवीर जो हैं परमानेंट हो जाएंगे। हालांकि चर्चाएं बहुत तेज हैं, एक्सपर्ट्स बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं बोल रही है। लेकिन पूरी खबर क्या है ये देख लीजिए आप। दरअसल 46,000 पदों पर भर्ती होनी है, और जिसमें आप सबको पता है 4 साल की नौकरी है,
पहले साल शायद 22,000, फिर 30,000, फिर 40,000 के आसपास सैलरी मिलेगी और जब आप बाहर आएंगे तो लगभग 12-13 लाख रुपया जो है वो आपको भारत सरकार देगी। लेकिन आप एक्स सर्विसमैन की फैसिलिटी होगी ना, ECHS की, ना आपको CSD की फैसिलिटी मिलेगी। तो अग्निवीर बनने के लिए आपको करना क्या है, आपको www.joinindianarmy.gov.in पर जाना है। और ये आपके लिए, माफ करिए थोड़ा सा गलती होगी, ये है भारतीय सेना के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको www.joinindianarmy.nic.in पे जाना है। भारतीय नौसेना के लिए www.joinindiannavy.gov.in पे जाना है। अगर भारतीय वायुसेना के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अग्निपथ vayu.cdac.in पर जाना है। वहां से आप इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सीटें हैं, लगभग 46,000 वैकेंसीज हैं। अच्छी नौकरी है, 4 साल में कुल वेतन 11.7 लाख रुपए के आसपास बनेगा और सेवा पूरी करने के बाद इतना ही 11 से 12 लाख रुपया जो है आप सबको दिया जाएगा। इस तरह कुल 23 लाख रुपया जो है 4 साल में आप कमाकर अपने घर वापस आ सकते हैं। उसके बाद सरकार का कहना है, मोदी सरकार का, कि हम अग्निवीरों को असम राइफल में भी और दूसरी CAPF में जो है एडजस्ट करेंगे। तो लगभग 46,000 वैकेंसी अग्निवीरों के लिए निकली हैं, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। Nehru probably knew that we had something as a McMahon line in the east, we had some kind of a claim in Ladakh area, but it was not here. So that's why he wanted to go in for a Panchsheel agreement probably. In 1954, India recognized Tibet as part of China. Both countries signed the Panchsheel agreement. With this, India assumed that it has settled its border, the northern border, the only area which we assumed that was not settled, through a formal kind of a treaty. सर जय हिंद। कर्नल SS पठानिया सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल वायर जाना माना अखबार है जिसको बहुत सारे लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं। उसमें एक मेजर जनरल साहब हैं, मेजर जनरल अशोक के मेहता सर। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और वो आर्टिकल बहुत कुछ अपने आप में बयां कर रहा है कि मौजूदा दौर में किस प्रकार से जो राजनीति है वो इंडियन आर्मी में या इंडियन आर्मी राजनीति में घुस रही है। उन्होंने सीधे तौर पर आर्मी चीफ को लेकर और CDS अनिल चौहान के जो बयान है उनको कहा है कि ये पॉलिटिकल बयान जो दिए जा रहे हैं ये देश के लिए अच्छे नहीं हैं। चाहे CDS अनिल चौहान का नेहरू को कोट करना हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी की प्रेज करना हो। उन्होंने कहा कि आर्मी का काम नेताओं की तारीफ करना नहीं है। तो मुझे लगा सर इस मुद्दे पर मैं आपके साथ थोड़ी बातचीत करूं और समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि फिलहाल कई ऐसे इंसिडेंट मिल रहे हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल बयानबाजी जो है वो मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से हो रही है। और इसमें मैं आपसे जवाब लेने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल कटियार सर का को मेंशन करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने अधिकारियों को कहा कि आप पॉलिटिकल हैं, आप एक सेकुलर आर्मी का हिस्सा हैं, तो आप ऐसी बयानबाजियों से बचिए। अब मैं आपके ऊपर आऊंगा सर, क्या हो रहा है इंडियन आर्मी के अंदर सर? राजेश जी, जहां तक गवर्नेंस का सवाल है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और जहां तक आर्म फोर्सेस का सवाल है, इनके रोल बड़े क्लियरली डिफाइंड है। जहां तक भारत की बॉर्डर की सिक्योरिटी का सवाल है, देश की सॉवरेनिटी का सवाल है, देश के अंदर अगर जरूरत पड़ती है किसी संकट से उबारने के लिए तो उसके लिए फौज का एक अपना रोल है जो डिफाइंड है। और दूसरी तरफ आता है पॉलिटिकल गवर्नेंस की, जो भी गवर्नमेंट पावर में है, आर्मी जो है उनसे डायरेक्शन लेके काम करती है। ये बड़ा क्लियर है। आर्मी अपनी तरीके से काम नहीं कर सकती और उसको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका एग्जाम्पल आपने देख लिया है कि पाकिस्तान आर्मी जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वो किस तरीके से काम कर रही है और किस कदर जो देश का नुकसान या बेड़ागर्क पर बोलूंगा वर्ड हो चुका है। सो आर्मी मस्ट रिमेन ए पॉलिटिकल, आर्मी मस्ट बी एक्टिंग इन ए वेरी वेरी ट्रेडिशनल एंड डिग्निफाइड मैनर, जिसमें उनको जो टास्किंग दी गई है देश की सुरक्षा की,
उसके अंदर अपना वो ध्यान लगाएं बनिस्बत की पोलिटिसाइज होने के लिए। तो बीच बीच पे जैसे आप आर्टिकल कोट कर रहे हैं, काफी जी जगह से ये आवाज निकल रही है। अभी सवाल ये है कि उसके लिए जिम्मेवार कौन है। जी आप ही के आर्टिकल में मैं पढ़ रहा था कि उस समय एक चीफ थे जिन्होंने नेहरू की प्रेज करने की कोशिश की थी, और नेहरू ने उनको बड़ा दो टूक बताया था कि आप जो है आप अपना काम कीजिए, लेट द गवर्नमेंट डू इट्स ओन जॉब। अभी प्रेजेंट हालात के अंदर कमियां कहां पर हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर कमियां हैं, या हमारे जो सीनियर अफसर्स हैं जिसमें आप बात कर रहे थे, सीडीएस रावत साहब की, चौहान साहब की, उसमें कुछ लोग जनरल द्विवेदी के खिलाफ भी अपने बयान दे रहे हैं। तो एक डेमोक्रेसी में हर एक इंसान को ये हक है कि वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करे। लेकिन जहां तक मेरी सोच है, आर्मी मस्ट रिमेन अ पॉलिटिकल, होल्ड इट्स ट्रेडिशन, इट्स डिग्निटी एंड ऑनर, एंड एट द सेम टाइम इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो आर्मी को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना करे, क्योंकि उसके जो हश्र हैं वो आने वाले समय में देश हित में नहीं होंगे। So I hope that even both the parties they come to a kind of a mutual conclusion कि देश हित के लिए जो सर्वोपरि है उसके लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या एसओपीज होनी चाहिए, and how the compartmentalization should be done, where both the armed forces as well as the government they do their job in a desired manner without drawing unnecessarily attention or criticism. तो ये गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि बॉल जो है वो तो उनके कोर्ट में है। बिल्कुल आर्मी जो है, अगर आपने देखेंगे हमारी हिस्ट्री के अंदर, एक शायद वो जनरल सिन्हा का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था आपका, जनरल पहले क्या होता था कि सीनियरिटी यूज्ड टू प्रिवेल इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बारिंग जनरल सिन्हा जो थे उनको सुपरसीड किया गया था। उसके बाद अभी गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन भी है, गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट के ऊपर ये है कि भैया आपने जो बेस्ट पर्सन अवेलेबल है, सीनियरिटी इज वन एस्पेक्ट बट इट कैनॉट बी प्योरली सीनियरिटी बेस्ड आल्सो। सो गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी है कि आर्म फोर्स के मनोबल को बनाया जाए, उनको सशक्त किया जाए, देश को सशक्त किया जाए, और देश हित में जो कार्रवाई है उसको लागू किया जाए। जी, मैं 2-3 जनरल साहब से मिला हूं, मौका मिला किसी मेजर जनरल से, कोई लेफ्टिनेंट जनरल साहब से मिलने का मिलता रहता है मौका। तो कई जनरल साहब ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे कहते हैं कि हमें सरकार ने कहा है कि आने वाले वक्त में आपको गवर्नर बनाएंगे, आप हमारी बात रखिए, हमारा पक्ष रखिए। तो ये चीजें भी हो रही हैं। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। बात अब पॉलिटिकल अपॉलिटिकल की तो होगी, लेकिन जिस प्रकार से जग्गी जगत गुरु के मंच पे जाके आर्मी को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं और बड़े बड़े अधिकारियों को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, उससे हम कैसे देख रहे हैं कि एक सेकुलर आर्मी, एक जग्गी जगत गुरु जैसे जो गुरु बाबा जो भी उनको कहे, उनके मंच पे जाके अवार्ड्स ले रही हैं। एक वीडियो और हमने देखा जहां पर वो बाबा बागेश्वर जिसको कहा जाता है, उसके मंच पे जवान जा रहे हैं और वहां पर जाके जो है अलग ही ड्रामा वहां पर किया जा रहा है, वो भी वर्दी के अंदर। हम एक पॉइंट तो हमने क्लियर कर दिया, आर्मी को अपॉलिटिकल होना है, लेकिन जो आर्मी सेकुलर है वो बाबाओं के दरबार में क्या कर रही है सर? आपके पास धर्म स्थल है, वहां जाइए, पूजा करिए, गुरुद्वारे में जाइए, मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, चर्च में जाइए। आप बाबाओं के यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखिए, समहाउ हमारे यहाँ जो कल्चर रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, उसके अंदर जितने भी आप देखेंगे पॉलिटिकल जो बड़े बड़े लीडर हुए हैं, शामिल श्रीमती इंदिरा गांधी जी और उनका जो धर्मेंद्र ब्रह्मचारी थे, ये लोग कहीं ना कहीं इनसिक्योर है। आसाराम बापू ले लीजिए, अब्राहम रहीम ले लीजिए। तो पॉलिटिकल लोग जो है ये बाबाओं के पास जाना इनका आम बात है। लेकिन अगर ये फौज के जो सोल्जर्स हैं, आर्म फोर्सेस के मेंबर्स हैं, उनके लीडर्स हैं, उनके कमांडर हैं, उनको इसमें कोई हक नहीं बनता है कि वो ऐसे बाबाओं की शरण में जाएं और एक इमेज प्रोजेक्ट करें आर्मी की, जो ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे ही एक गलत किस्म का मैसेज देती है। तो ये हमारी आर्मी लीडरशिप को देखना पड़ेगा कि वेयर टू ड्रॉ द रेड लाइन एज फार अवर इंटरेक्शन विद दिस बाबाज एंड सिविलियन पीपल आर कंसर्न। क्योंकि फौज के अंदर ये बड़ा क्लियर है कि आप जो है आपको एक लिमिट के अंदर रहना चाहिए, आपको आर्मी एक्ट, आर्मी सेक्शन आपके ऊपर लागू है, आपको विद इन दैट पैरामीटर काम करना चाहिए। अभी ये क्यों टूट रही है, क्यों नहीं इनको कंट्रोल किया जा रहा है, ये सोच का विषय है जिसका संज्ञान मेरे हिसाब से हमारी लीडरशिप को लेना चाहिए
और जितनी जल्दी वो ले सके उतना ही आर्म फोर्स की भलाई के लिए है और देश के हित के अंदर है। जी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट दिया आपने, क्योंकि एक बस इतना जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जब हम आर्मी में थे तो अफसर कहा जाता कि अफसर जो होता है ना वो लीड करता है, वो एक एग्जाम्पल सेट करता है। जब आप एग्जाम्पल सेट करेंगे, जूनियर उसी को फॉलो करेगा। मैंने इशारों में बात अपनी रख दी है, लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एसएस पठानिया सर, आप आए इस मुद्दे पे बात की। थैंक यू सर। थैंक यू जय हिंद, रणजीत टेक जी। केयर सर। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस थैंक यू। यू।